यदि आपको कहा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा से कोई बिल पास भी हो जाती है तो राज्यसभा में भी पास होना होता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर होता है, उसकी स्वीकृति मिलती है उनकी, तो ही फिर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। और वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो आपको इसका जवाब देना है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, आप जानते हैं कि लोकसभा में 545 मेंबर हो सकते हैं, और लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत होता है, उनके जो नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत हासिल करना जरूरी होता है। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना पड़ता है, मतलब कि आधे से अधिक सदस्य उनके पक्ष में रहें। और लोकसभा में कौन जाते हैं, तो लोकसभा में एमपी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वहीं यदि राज्यसभा की बात करें तो वहाँ राज्यों की तरफ से प्रतिनिधि होता है। राज्य, हर एक राज्य का कोटा है और वहाँ 250 अधिकतम सदस्य होते हैं। वहीं राज्यसभा में कुछ 12 ऐसे भी मेंबर होते हैं जो साहित्य से, कला से, विज्ञान से, खेल कूद से आदि में दक्ष होते हैं। उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, सरकार उनकी नियुक्ति वहाँ सांसद के रूप में करते हैं। आप समझ लें कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उनका जो है वोटिंग होता है, कौन देते हैं उसमें, आम मतदाता, आम लोग। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्य की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, हर एक राज्य का होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कानून का रूप लेने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की स्वीकृति आवश्यक है। आरक्षण हो या कोई अन्य चीज, कोई कानून हो, तो आप सोच सकते हैं कि जब कोई सरकारी आदेश होता है तो वह एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक फैसला होता है। और ये जो आरक्षण का मसौदा तैयार किया गया, ये जो बना, तो ये एक दिन में ऐसा बन गया, ऐसी बातें नहीं थी। आपने मंडल आयोग का नाम सुना होगा, तो यह मंडल आयोग का नाम कैसे पड़ा, तो यह मंडल आयोग का नाम बीपी मंडल थे, उनके नाम पर हम लोग उसे मंडल आयोग के भी नाम से भी जानते हैं। तो मंडल आयोग की कहानी यदि हम देखें तो 1979 में पिछड़ा जाति के लिए कि सामाजिक आर्थिक रूप से वे पिछड़े हुए हैं, उनको लिए कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, तो 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ और उसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की। और यदि आप जानते हो तो बीपी मंडल बिहार के ही थे और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय किया जाए और पिछड़ेपन का दूर करने के उपाय किए जाएं। तो 1980 में उन्होंने अपनी सिफारिशें दी और सरकार को सौंपी। उस सिफारिश में कहा गया कि सरकारी नौकरी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। 27% मतलब कहीं यदि 100 पदों पर बहाली होनी है तो उसमें 27% जो सामाजिक रूप और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए सीट सुरक्षित कर दिया जाए। और उस पर जब वो रिपोर्ट सौंपी गई तो उस पर संसद में चर्चा की गई। 1980 में ही ये रिपोर्ट संसद में सौंपी गई थी, लेकिन कोई भी सरकार इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर सकी, चाहे जो भी कारण रहे हों। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हर हमेशा यह मांग करते रहे कि उस पर चर्चा हो और वो लागू हो। तो यहाँ पर आप देखिए फिर क्या हुआ, 1989 की बात आती है। 1989 में लोकसभा का चुनाव होना था और वही चुनाव में हर एक राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा करता है। चुनाव के पहले अब वादा करता है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो वहीं पर जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि जब वो सत्ता में आ जाएंगे तो फिर मंडल आयोग की जो सिफारिशें अब तक लागू नहीं की जा सकी है वो लागू करेंगे। और ऐसा संजोग बना कि जनता दल की सरकार भी बन गई, उनकी सरकार बन गई और जनता दल के प्रधानमंत्री के रूप में बीपी सिंह ने शपथ लिया।
इसके बाद उन पर और आंतरिक और बाहरी रूप से दबाव जाहिर है स्वाभाविक पड़ना ही था कि आपने वादा किया था कि आरक्षण 27% को हम लागू करेंगे, तो करने की स्थिति बारी है। और आप यह जान लें कि जब कोई सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति का भाषण होता है और वो राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर वो भाषण तैयार किया जाता है। तो उसी अभिभाषण में जो है सरकार की मंशा जाहिर कर दी गई कि सरकार मंडल आयोग को लागू करने वाली है। और 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट, जो खास खास मंत्री होते हैं, उनकी बैठक बुलाई गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। अगले ही दिन क्या होती है कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए संसद में कहा कि जो है ये चीज हम लागू करेंगे और वह सूचना दिया। फिर क्या होता है, कैबिनेट के फैसले कहाँ चले गए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति की तरफ से उसकी स्वीकृति ली गई। एक अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को यह तैयार हो गया। OM नंबर 36012/31/90 इसका नंबर था। अगले कुछ महीने बाद यह बहुत ही देश में गर्म मुद्दा बना रहा, चर्चित मुद्दा बना रहा और अखबार हो, पत्रिका हो, हर जगह इसी का चर्चा होते रहा। कई जगह कई बहुत सारे लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं थे कि ये आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो कहीं कहीं क्या हुआ, विरोध करने लगा, प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ। कुछ लोगों ने आग लगाने की भी कोशिश की कि नहीं, हम आत्मदाह कर लेंगे, ये आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये लागू होना चाहिए। खैर बहुत ही देश में चर्चित स्थिति में रही, मुद्दा गर्म बना रहा। अच्छा, नौकरियों के कुछ अफसर जो है प्रभावित होने वाले थे कुछ लोगों का, तो उन्हें तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि विभिन्न जातियों के बीच असमानता के ही कारण नौकरियों में आरक्षण जरूरी भी है और उन्होंने तर्क दिया कि उन लोगों की बराबरी मानने का मौका मिलेगा जो अब तक सरकारी नौकरी में जा ही नहीं पाते थे। तो वहीं दूसरे पक्ष कुछ लोग यह भी कहते थे कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर तो छीन जाएंगे। पिछड़े वर्ग को मौका मिलेगा ठीक है, लेकिन जो नहीं है तो उनसे तो छीन जाएगा और वे अधिक योग्यता रखेंगे, इसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और कुछ लोग कहने लगेंगे कि इससे जातिवाद बढ़ेगा कि उस जाति का है तो उसको नौकरी हो रहा है, इससे देश की प्रगति, एकता, अखंडता, इस पर असर पड़ेगा, सामुदायिक भावना प्रभावित होगी। अच्छा, यह चीज अच्छा था या अच्छा नहीं था, इस पे हम लोगों को बहस नहीं करना है, लेकिन ऐसी स्थिति उस समय बनी। अब यहाँ पर और आगे हम देखते हैं तो हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं सरकारी स्तर पर। तो यह भी जान लें कि सरकार फैसले लेती है और यदि उसमें कुछ विवाद की संभावना बन जाती है तो फिर उस पर फैसला सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को करना पड़ता है। और इस आदेश का जो विरोधी लोग थे उन लोगों ने वही किया, अदालत में मुकदमा दर्ज किया कि इसे असंवैधानिक ठहराया जाए, इसे हटाया जाए और अदालत में इस आदेश को अवैध घोषित करने की मांग की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुकदमों को, बहुत से लोगों ने किया, एक साथ जोड़कर देखा और इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा। इस रूप में यह हम लोग जानते हैं इसे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्होंने दोनों पक्षों की दलील सुनी और 1992 में 11 जज थे उसमें, 1992 में बहुमत से फैसला लिया। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह भारत सरकार ने जो यह फैसला लिया है यह अवैध नहीं है। लेकिन वहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग में आर्थिक स्थिति से उच्च स्थिति में है, ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। और फलतः क्या हुआ, सरकार ने फिर एक नया आदेश निकाला। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया और तब से यह मुद्दा सुलझ गया, यह विवाद सुलझ गया और तब से इस पर अमल लाया जा रहा है। आप देखते होंगे कि जब आप नौकरी करने जाइएगा तो सामान्य वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता है। वहीं ओबीसी, अगर सेंट्रल में जाइएगा तो ओबीसी मिलेगा और अगर राज्य में नौकरी कीजिएगा तो पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ी जाति, खैर तो वहाँ पर अन्य पिछड़ी जाति जो होते हैं तो उन ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसमें एक क्रीमी लेयर का प्रावधान कर गया है कि जिनकी आय इसके सीमा से ऊपर है, 8.5 लाख से ऊपर है, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये कहानी गढ़ी गई, ये कहानी हुई